तो बेटा देखो, कंडक्टर्स की बिहेवियर की स्टडी करने जा रहे हैं हम। जब भी कंडक्टर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो वो क्या क्या बिहेवियर शो करता है, ठीक है। जिसमें से पहला ऑब्जर्वेशन हमारा ये है कि कभी भी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है ना मेटल कंडक्टर के अंदर, वो हमेशा जीरो पाया जाता है, ठीक है। द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। इसको समझते हैं, देखो कैसे जीरो होता है। मान लो यहाँ पे मैंने फील्ड अप्लाई कर रखी है और फील्ड की डायरेक्शन आपकी होगी प्लस टू माइनस, ठीक है। इधर ये प्लस चार्ज है और इधर ये माइनस चार्ज है। मान लो मैंने क्या करा, बीच में एक मेटल का कंडक्टर प्लेस कर दिया, ठीक है। ये हमने क्या करा, बीच में बेटा मेटल का कंडक्टर प्लेस कर दिया। अब देखो होगा क्या, मेटल के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो प्लस चार्ज को देख के, या तो आप ऐसे कह लो कि एक एक्सटर्नल फील्ड भी तो यहाँ पे क्रिएट होगा। मैं कह सकता था कि प्लस को देख के यहाँ पे नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट होते हैं। या आप ऐसे समझ लो कि ये प्लस टू माइनस एक एक्सटर्नल फील्ड बनेगी कि नहीं, यहाँ पे एक इस तरीके से एक्सटर्नल फील्ड बनेगी इसके अंदर, ठीक है। प्लस टू माइनस, फील्ड की डायरेक्शन हमारी हमेशा होती है फ्रॉम प्लस टू माइनस। तो जो मैं रेड कलर से दिखा रहा हूँ ये तो है आपकी एक्सटर्नल फील्ड, ठीक है। ये हमने एक्सटर्नल फील्ड लगा रखी है। अब देखो एक्सटर्नल फील्ड में जो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन जितने भी होंगे बेटा इस मेटल कंडक्टर के अंदर, हमें पता है एक्सटर्नल फील्ड में उसको नेगेटिव चार्ज को हमेशा फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। तो यहाँ पे आपके नेगेटिव चार्ज अक्यूमुलेट होने लगेंगे, सारे के सारे नेगेटिव चार्ज यहाँ पे अक्यूमुलेट हो जाने हो। तो देखो सारे के सारे नेगेटिव चार्ज यहाँ पे अक्यूमुलेट होने लग जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही सिमिलर, क्योंकि ओवरऑल ये कंडक्टर न्यूट्रल था तो सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज उधर दिखेंगे उतने ही इक्वल अमाउंट ऑफ, ठीक है बेटा। अब देखो इधर जितना स्ट्रॉन्ग ये फील्ड है ना, उसी के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज अक्यूमुलेट हो जाएंगे। मेरा कहने का ये मतलब है जितने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है ना उतने ही नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसकी बराबरी करने उतने ही नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो अब एज अ रिजल्ट होगा क्या बेटा, देखो इस कंडक्टर के अंदर प्लस टू माइनस एक इंटरनल फील्ड भी डेवलप हो जाएगी, ठीक है। प्लस टू माइनस क्या होगा, एक इंटरनल फील्ड भी डेवलप होने लग जाएगी। ये क्योंकि चार्जेस इंड्यूस्ड हुए ना अपोजिट फेज में, उसके वजह से अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी। इसको मैं बोल देता हूँ ई इंड्यूस्ड, ठीक है। अंदर एक इंड्यूस्ड फील्ड डेवलप हो गई हमारी। और हमारे बाहर क्या लगा था, ऑलरेडी एक एक्सटर्नल फील्ड लगी हुई थी। ये था आपका ई एक्सटर्नल, जो हमने बाहर लगा रखा था बेटा। अब आप एक बात देखो, अंदर किसी भी पॉइंट पे यदि आप नेट फील्ड कैलकुलेट करना चाहोगे तो एक्सटर्नल फील्ड इस डायरेक्शन में, इंटरनल फील्ड इस डायरेक्शन में, जो कि इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से बनी है। तो दोनों बेटा एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है ना, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, एंड दे विल कैंसिल ईच अदर बेटा, है ना। ये आपका क्या है, एक्सटर्नल, ई एक्सटर्नल, और ये आपका क्या है, ई इंड्यूस्ड। इंड्यूस्ड का माने इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से जो फील्ड डेवलप हुई है। ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो बेटा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा ना इनसाइड दिस कंडक्टर, दैट ई नेट विल बी इक्वल्स टू जीरो। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एनी कंडक्टर एज अ रिजल्ट विल ऑलवेज बी जीरो। आई होप इतनी बात समझ में आती होगी। तो हमने क्या देखा कि जितने ही, जब भी हम एक्सटर्नल फील्ड में किसी मेटल कंडक्टर को रखते हैं तो उसमें चार्जेस इंड्यूस हो जाते हैं अपोजिट फेजेस में, ठीक है। जहां पे जितने प्लस इधर होंगे उतने ही माइनस इधर अट्रैक्ट हो जाएंगे, और एज अ रिजल्ट क्योंकि ओवरऑल न्यूट्रल था, इतने ही प्लस इस अपोजिट फेज में अपीयर हो जाएगा, ठीक है। एक्सटर्नल फील्ड से ठीक अपोजिट डायरेक्शन में एक इंटरनल फील्ड बन जाती है इंड्यूस चार्जेस की वजह से। और एज अ रिजल्ट मेटल कंडक्टर के अंदर किसी भी पॉइंट पे जो नेट फील्ड बनती है वो हमेशा कैसी होती है, जीरो। क्लियर है? तो द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। अब देखो, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, द नेट चार्ज इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो। किसी भी कंडक्टर के अंदर जो नेट चार्ज है वो हमेशा जीरो पाया जाता है। जो जितने भी आप एक्सेस चार्ज दोगे ना, आप कहोगे सर नेट चार्ज अगर जीरो होता है, अगर हम बाहर से एक्सटर्नल चार्ज देंगे तो वो कहाँ रहेगा? तो वो हमेशा सरफेस पे रिसाइड करता है इसके, ठीक है। देखो बेटा इसका प्रूफ भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। जैसे मान लो मैंने अंदर क्या करा, बिल्कुल जो इसका एक्सटर्नल सरफेस है उसके करीब से एक गॉसियन सरफेस बनाया मैंने, ठीक है।
गॉसियन सरफेस माना है मैंने। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर फ्लक्स कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर यदि मैं फ्लक्स कैलकुलेट करना चाहूँगा, तो देखो फ्लक्स मुझे पता है, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, वो कहता है 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स चार्ज एनक्लोज्ड, 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स चार्ज एनक्लोज्ड, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, यही फ्लक्स का फॉर्मूला होता है हमारा। अच्छा, फ्लक्स का फॉर्मूला हमें पता है, ई डॉट डी एस भी होता है, ई डॉट डी एस, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, होगा कि नहीं। अब एक चीज़ देखो, लेफ्ट हैंड में ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, ये तो इस कंडक्टर के अंदर जीरो है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस कंडक्टर के अंदर जीरो, अभी हम पहले देख चुके हैं। तो इसकी वैल्यू यदि मैं जीरो पुट कर दूँ, तो एल एच एस जो है वो एंटायरली जीरो हो जाएगा बेटा। तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू इक्वल्स टू जीरो आ जाएगी, क्योंकि ये फील्ड जो है वो आपकी क्या है, जीरो है। इस हिसाब से चार्ज की भी वैल्यू क्या आ जाएगी आपको, जीरो। तो किसी भी कंडक्टर के अंदर कभी भी चार्ज रिसाइड नहीं करती। जो भी आप इसको एक्स्ट्रा चार्ज दोगे भी ना, मान लो मैंने इसको कुछ चार्ज दिया, तो वो केवल इसके सरफेस पे रिसाइड करेगी, ठीक है। इट विल ऑलवेज रिसाइड जस्ट अबव द सरफेस, ठीक है। इसके सरफेस पे जितने भी आप एक्सटर्नल चार्ज दोगे, वो सारा का सारा इसके सरफेस पे रिसाइड करेगा, अंदर कोई भी चार्ज रिसाइड नहीं करेगा। क्योंकि हमें पता है फील्ड जीरो होती है अंदर, एक्सटर्नल फील्ड में जब भी इसको रखा जाए तो किसी भी कंडक्टर के अंदर की नेट फील्ड जीरो बनती है, और एज अ रिजल्ट क्या होगा, चार्ज जितने भी आप इसको दोगे वो अंदर रिसाइड नहीं कर सकता, वो केवल इसके सरफेस पे रिसाइड करेगा, ठीक है। और देखो बेटा, इन चार्जेस के वजह से जो फील्ड बनेगी, वो फील्ड फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से क्रॉस करेंगे इसको। फील्ड लाइंस हमेशा बेटा इसके जो सरफेस है उससे परपेंडिकुलर होती है। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। इट इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा परपेंडिकुलर होती है टू द सरफेस ऑफ एनी कंडक्टर। क्योंकि यदि आप मान लो नॉर्मल नहीं है, 90 से किसी और एंगल पे है, तो बेटा ऐसे में इसका एक कंपोनेंट सरफेस के अलोंग और एक कंपोनेंट सरफेस से परपेंडिकुलर लिया जा सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड यदि मान लो किसी थीटा एंगल पे 90 पे नहीं है, तो उसका एक कंपोनेंट यहाँ पे ई कॉस थीटा वो सरफेस के अलोंग आ जाएगा, और एक ई साइन थीटा सरफेस से नॉर्मल दिखा सकता हूँ मैं। तो अभी भी देखो एक कंपोनेंट तो सरफेस से नॉर्मल है, लेकिन जो कंपोनेंट सरफेस के अलोंग आ रहा है वो सरफेस में फील्ड बनाएगी, और अगर फील्ड एग्जिस्ट कर रही है तो मतलब पोटेंशियल का डिफरेंस भी एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, ठीक है। और हमें पता है बेटा कि किसी भी मेटल कंडक्टर का जो सरफेस होता है वो एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस होता है, मतलब किसी भी दो पॉइंट का पोटेंशियल जो है वो सेम होता है। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि इसका कोई कंपोनेंट यहाँ आ जाए और दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंट हो जाए, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा इसका मतलब नॉर्मल ही रहती है कंडक्टर के सरफेस से। इतनी बात क्लियर होती है। अगर आपको ये पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस के ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अभी मैं साइन नहीं लगा रहा हूँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है डेल्टा वी ओवर डेल्टा एक्स होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर होता है। तो अगर बेटा यहाँ पे अगर आपका ये जो कंडक्टर का सरफेस है, वहाँ पे यदि आपका पोटेंशियल का डिफरेंस जीरो है, कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तो राइट हैंड साइड पूरा जीरो हो गया, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी वहाँ पे जीरो ही होगा हमेशा। इसका मतलब इसके अलोंग कोई भी कंपोनेंट नहीं आ सकता। एज अ रिजल्ट आपके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा नॉर्मल टू दी सरफेस ही होना चाहिए। तो देखो बेटा, फाइनली वी कैन से द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर इज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। कि किसी भी कंडक्टर के आउटसाइड जो इसके सरफेस से फील्ड लाइंस निकलती है, इमर्ज होती है, वो हमेशा इस सरफेस से 90 डिग्री पे इमर्ज होती है। क्या इतनी बात क्लियर होती है। अब अगला पॉइंट देखो, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड द कंडक्टर, है ना। कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है इज कांस्टेंट एवरीवेयर, वो हर जगह कांस्टेंट होता है, और इसकी वैल्यू जो होती है इंटरनल किसी भी पॉइंट्स के लिए, वो इक्वल टू उस पोटेंशियल के होता है जो कि सरफेस पे बनी हुई है कंडक्टर के, ठीक है। जैसे मान लो आपका ये कोई भी कंडक्टर था, आर्बिट्री शेप का एक कंडक्टर ले लिया, तो इसके अंदर किसी भी पॉइंट पे हमें पता है फील्ड जीरो होती है, फील्ड जीरो होती है कि नहीं। और हमें पता है फील्ड और पोटेंशियल में क्या रिलेशन है, डेल्टा वी ओवर डेल्टा एक्स, या कह लो v जो होगा डेल्टा वी इज इक्वल्स टू ई इंटू डेल्टा एक्स, होगा कि नहीं बेटा। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो होती है, तो डेल्टा वी इक्वल टू जीरो, इसका मतलब पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आएगा, या इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट रहता है।
तो इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स ले लो, सबका पोटेंशियल क्या मिलेगा आपको, सेम मिलेगा। और सर ये पोटेंशियल किस वैल्यू के बराबर होगा, ये पोटेंशियल इस वैल्यू के बराबर होगा जो कि सरफेस पे इसका पोटेंशियल बन रखा है ना बेटा। सरफेस पे तो चार्ज रिसाइड करती है इसके, तो सरफेस का कुछ ना कुछ तो पोटेंशियल होगा, ठीक उसी पोटेंशियल के बराबर होता है। ठीक है, जो पोटेंशियल सरफेस पे होता है वही पोटेंशियल इनसाइड एवरी पॉइंट के लिए वैलिड होता है। इतनी बात समझ में आती है। तो बेटा नेक्स्ट पॉइंट देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी हम सिग्मा से दिखाते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है किसी भी, मान लो ये कोई आर्बिट्री शेप, मैंने ऐसे कोई भी कंडक्टर ले लिया बेटा, तो आपको पता है कंडक्टर के सरफेस पे हमेशा चार्ज रिसाइड करता है, तो यहाँ से फील्ड बनना स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, जैसे मान लो मैं कोई भी छोटा सा एरिया कंसिडर कर लूँ, इतना सा, ठीक है, मैंने इतना सा एरिया कंसिडर कर लिया इस कंडक्टर के ऊपर। तो यहाँ पे ये मान लेता हूँ डेल्टा एस छोटा सा, या डी एस बोल सकते हो आप इसको, डेल्टा एस मैंने एरिया कंसिडर कर लिया। यहाँ पे गॉसियन सरफेस इमेजिन कर लेते हैं। गॉसियन सरफेस के रूप में एक सिलेंडर मान लेता हूँ मैं। ठीक है, गॉसियन सरफेस के रूप में मैं एक सिलेंडर मान लेता हूँ। ये इनसाइड वाला पार्ट है, ये आउटसाइड वाला पार्ट है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर जो भी चार्ज एग्जिस्ट करेगा, तुम्हें तो पता है यहाँ पे पूरा पॉजिटिव चार्ज बाहर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज जो सरफेस पे एग्जिस्ट कर रहा है, कुछ पॉजिटिव चार्ज बेटा इसके अंदर वाले एरिया के भी हिस्से में आएगा, है ना। तो अब देखो इधर सुनो, मैंने नेक्स्ट इसका फ्लक्स कैलकुलेट करूंगा। तो अब ऐसे में एरिया वेक्टर जो होगा स्टॉप का, वो बेटा क्या होगा, नॉर्मली आउटवर्ड। एरिया वेक्टर हमेशा नॉर्मली आउटवर्ड होता है। तो ये इसका एरिया वेक्टर हो गया। और आपको पता है इस चार्ज के वजह से यहाँ पे जितना भी चार्ज आएगा उसकी वजह से फील्ड भी क्या होगी, आउटसाइड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी कैसी होगी, आउटसाइड। ठीक है, अब हमें पता है कि फ्लक्स का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है ई डी एस। ई डी एस या कह लो ई डेल्टा एस। ये हो गया हमारा फ्लक्स का जनरल फॉर्मूला। ठीक है, फर्स्ट अब हमें पता है बाय गॉस लॉ, गॉस लॉ के हिसाब से यही फ्लक्स कैलकुलेट किया जा सकता है चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट करके। ठीक है, पर इस हिस्से में चार्ज कितना आ रहा है वो हमें नहीं पता। अब मान लेते हैं कि इस पूरे सरफेस का जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है बेटा। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी इसका क्या है, सिग्मा है। अब देखो सिग्मा इंटू डेल्टा एस कर देंगे, क्या टोटल चार्ज आ जाएगा। तो हमने इसको क्यू चार्ज की जगह सिग्मा इंटू डेल्टा एस पुट कर दिया बेटा। दिस सिग्मा इंटू डेल्टा एस रिप्रेजेंट्स द टोटल चार्ज इनसाइड दिस सिलेंडर। ठीक है, तो दिस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया आपका बेटा सेकेंड इक्वेशन। दोनों को इक्वेट करो, दोनों सेम फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ई डेल्टा एस इज इक्वल टू सिग्मा डेल्टा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। डेल्टा एस से डेल्टा एस कटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बनी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सबसे पहली बात बेटा, ये एक जनरल फॉर्मूला है, किसी भी कंडक्टर के सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है उसकी वैल्यू होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये किसी भी कंडक्टर के लिए वैलिड है। ठीक है ना, हर कंडक्टर के सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और आप यहाँ से देख पा रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इट इज प्रोपोर्शनल टू सिग्मा, यानी कि चार्ज डेंसिटी। जहाँ पे जितनी चार्ज डेंसिटी होगी उसी के करस्पॉन्डिंग उतना ही स्ट्रॉन्ग फील्ड बनेगा। ठीक है, अब जैसे मैंने इधर आर्बिट्री शेप ले लिया है, जहाँ पे भी जो आपका ये सरफेस का जो कर्वेचर है ना, वो अगर छोटा है मतलब छोटे रेडियस का है, मतलब ये जो एंड है ये पहना एंड होगा, मतलब थोड़ा नुकीला एंड होगा। तो यहाँ पे बेटा चार्ज जो है, चार्ज डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है आपकी। ठीक है, और यहाँ पे देखो इसका रेडियस बड़ा है, ये सरफेस का रेडियस बड़ा है, तो यहाँ पे जो है चार्ज डेंसिटी आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि चार्ज डेंसिटी होता है सिग्मा क्यू अपॉन ए, है ना। और क्यू अपॉन अगर थोड़ा सर्कुलर सेंस में ले तो पाई आर स्क्वायर रख सकता हूँ कि नहीं बेटा। तो देखो जहाँ पे रेडियस, कर्वेचर का रेडियस आपका बड़ा मिलेगा, तो वहाँ पे रेडियस बड़ा तो सिग्मा छोटा, मतलब वहाँ पे चार्ज डेंसिटी कम होती है। और जहाँ पे देखो कर्वेचर का आपका रेडियस छोटा हो गया, तो छोटा रेडियस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब सिग्मा आपका क्या होगा, यहाँ पे ज़्यादा होगा, चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगा। तो बेटा हमेशा किसी भी कंडक्टर के पॉइंटेड एंड्स जो भी होते हैं ना, वहाँ पे चार्ज डेंसिटी हमेशा ज़्यादा होती है और वहाँ पे फील्ड भी स्ट्रांग बनती है। आपने कभी कभार देखा होगा, आप कूलर, इलेक्ट्रिक कूलर जो होते हैं, कूलर के अगर किसी भी एंड से आपका हाथ छुल जाए या कह लो कोहनी चुभ जाए, तो वहाँ पे देखना आपको शॉक लगता है ना। कोनों में देखना, कूलर वगैरह के कोनों में हमेशा करंट लगता है। वो इसी वजह से होता है क्योंकि कोने में जो है बेटा चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है और वहाँ पे फील्ड भी स्ट्रांग बनती है। तो आप उसको आराम से रियलाइज कर लेते हो। ठीक है, तो फाइनली हमने इतना समझ लिया
कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है किसी भी कंडक्टर के सरफेस पे वो हमेशा प्रोपोर्शनल होता है अपने सरफेस चार्ज डेंसिटी के। इतनी बात क्लियर होती है। तो द इलेक्ट्रिक फील्ड at the surface of any conductor is always proportional to the surface charged density। इतनी बात क्लियर होती है। एज अ रिजल्ट मैंने आपको ये भी बताया कि जो भी पॉइंटेड एंड्स होते हैं कंडक्टर के वहाँ पे फील्ड स्ट्रांग होती है, और जो पॉइंटेड एंड्स नहीं होते वहाँ पे फील्ड कंपैरेटिवली वीक होती है। आई होप इतनी बात समझ में आती होगी बेटा। इससे पहले कि हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाए, इसी पे बेस्ड एक इफेक्ट होते हैं, उसको हम समझ लेते हैं नोट पॉइंट के हेडिंग के अंदर, ठीक है ना। उसको मैं नोट पॉइंट में कवर कर देता हूँ, फिर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट को। तो बेटा देखो क्या होता है कोरोना डिस्चार्ज, इसको समझ लेते हैं। कोरोना डिस्चार्ज सिंपली जो ये शार्प एंड्स होते हैं ना कंडक्टर के, वहां से जब भी चार्जेस का लीकेज होने लगता है उसको हम कहते हैं कोरोना डिस्चार्ज, ठीक है ना। सिंपली समझ लो, चार्जेस का लीकेज होने लगता है किसी भी पॉइंटेड या कह लो शार्प पॉइंटेड एंड से किसी भी कंडक्टर का, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं कोरोना डिस्चार्ज। कैसे लीकेज होता है, उसका रीजन क्या है, देखो मैं आपको बताता हूँ। देखो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है किसी भी कंडक्टर पे। किसी भी कंडक्टर के सरफेस पे जो फील्ड बनती है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बनता है। या इन अदर वर्ड्स ये चार्ज अपॉन एरिया लिख दूँ अगर, तो पाई आर स्क्वायर, ये एप्सिलॉन नॉट हो गया कि नहीं। क्यू अपॉन ए होता है सिग्मा, और ए को मैंने लिख दिया पाई आर स्क्वायर, अगर मैं किसी कर्वेचर को कंसिडर कर रहा हूँ तो, ठीक है ना। अच्छा, आप देख रहे हो जो पॉइंटेड एंड्स होते हैं उसका कर्वेचर देखो बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा कर्वेचर, इसका मतलब फील्ड बहुत ज़्यादा होती है। तो जब कर्वेचर बहुत छोटा होता है तो एज अ रिजल्ट फील्ड बहुत बढ़ जाती है। ये बात क्लियर है। और बेटा जो इसके आसपास का जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है जो कि एयर है, एयर की एक पर्टिकुलर फील्ड वैल्यू को ही रेजिस्ट करने की एबिलिटी होती है, जो कि होता है आपका 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर। जब भी बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इस वैल्यू को रीच कर जाती है तो इसके आसपास का जो एयर मॉलिक्यूल है वो आयनाइज होना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि वो एक लिमिट तक का इलेक्ट्रिक फील्ड को ही सस्टेन कर पाता है, ठीक है ना। उसके बाद इसके मॉलिक्यूल्स आयनाइज होना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे जो एयर के मॉलिक्यूल्स थे उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है, उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये मान लो इसका पॉजिटिव पार्ट है, तो मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रॉन्स निकल के इस हिस्से को न्यूट्रलाइज करने लगते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। तो एयर के मॉलिक्यूल पहले तो इसका पॉजिटिव और नेगेटिव जो सेंटर है वो एक ही जगह पे था, तो ओवरऑल न्यूट्रल था। इसके नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स आयनाइज होके इसके ऊपर, पॉजिटिव के ऊपर इम्पैक्ट डालने लगते हैं और इस हिस्से को न्यूट्रलाइज करने की टेंडेंसी रखते हैं। तो एज अ रिजल्ट आसपास देखो एयर का लीकेज हो गया कि नहीं। अब आप और इसको फर्दर चार्ज दोगे तो फील्ड अगेन बढ़ेगी, तो एयर के मॉलिक्यूल, जो नए एयर के मॉलिक्यूल है, फ्रेश एयर के मॉलिक्यूल से फिर से आयनाइज हो जाएंगे और उसके इलेक्ट्रॉन्स इस पॉजिटिव हिस्से को न्यूट्रलाइज करते रहेंगे। तो जितना भी अब आप एक्सेस चार्ज दोगे ना, वो सब का सब मैं बोल सकता हूँ कि नहीं एयर में उसका लीकेज हो रहा है। क्योंकि देखो जैसे ही आप एक्स्ट्रा चार्ज दोगे तो इसकी फील्ड स्ट्रेंथ अगेन इस वैल्यू से ज़्यादा बढ़ेगी, और जैसे ही इस वैल्यू से ज़्यादा बढ़ेगी तो इसके आसपास का जो फ्रेश एयर है वो फिर से आयनाइज हो जाएगा, उसके इलेक्ट्रॉन इस हिस्से में आके इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे, मतलब उस एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो इससे आप इससे ज़्यादा इसको चार्ज दे ही नहीं सकते हो, क्योंकि वो सारा का सारा फिर बाहर क्या हो रहा है, लीक हो रहा है। इज दैट क्लियर। एज अ रिजल्ट बेटा हम जब हम कैपेसिटर को पढ़ते हैं उसमें भी हम यही काम देखते हैं। कैपेसिटर की एक प्लेट है, कोई भी कंडक्टर एक प्लेट है, उसको हम एक हद से ज़्यादा बेटा चार्ज नहीं दे सकते, एक हद से ज़्यादा इसको चार्ज नहीं दे सकते, एक लिमिट तक ही इस पर चार्ज स्टोर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एज अ रिजल्ट हम क्या करते हैं, बगल में एक और न्यूट्रल प्लेट ले आते हैं, इसमें पॉजिटिव को चार्ज देख के इंडक्शन से नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है, और जो अपोजिट साइड पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा उसको हम अर्थिंग कर देते हैं बेटा। एज अ रिजल्ट ये पॉजिटिव सारा चार्ज ग्राउंड में चला जाता है, तो आउटर फेज तो इसका जीरो पोटेंशियल पे होता है, बट इनर फेज इसका नेगेटिव पोटेंशियल पे होता है। तो यहाँ पे हम फाइनली इसका जो भी अपना पोटेंशियल था वी ए, और ये प्लेट मान लो बी है, उसका पोटेंशियल एक नेगेटिव क्रिएट होगा वी बी। तो टोटल नेट पोटेंशियल अब जो इसका क्रिएट हुआ है वो है वी ए माइनस वी बी। आप देख रहे हो इसका पोटेंशियल डिक्रीज हो गया कि नहीं। और पोटेंशियल डिक्रीज होता है तो बेटा आपको पता है कैपेसिटेंस का फॉर्मूला चार्ज अपॉन पोटेंशियल होता है। तो जैसे ही आपका पोटेंशियल डिक्रीज हुआ कंडक्टर का अपना कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गया, नाउ इट कैन होल्ड मोर चार्ज। तो यही फंडा हम वहाँ पे भी लगाते हैं, क्योंकि बेटा एक हद से ज़्यादा चार्ज देंगे ना तो वो फिर से अगेन डिस्चार्ज होने लग जाएगा, है ना। तो इसीलिए हम किसी भी कंडक्टर के अंदर एक लिमिट से ज़्यादा चार्ज स्टोर नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर बेटा। तो फाइनली हमने समझ लिया कोरोना डिस्चार्ज क्या होता है, ठीक है। द प्रोसेस बाय विच द चार्ज एट द पॉइंटेड एंड्स, पॉइंटेड एंड्स में जो चार्ज है वो डिस्चार्ज होने लगता है, या कह लो उसका लीकेज होने लगता है, ठीक है ना, एक पर्टिकुलर फील्ड वैल्यू को रीच करने के बाद, उसी को हम कहते हैं कोरोना डिस्चार्ज। अब ये देखो कंडक्टर के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे जाने के बिहेवियर के ऊपर हमने ये कोरोना डिस्चार्ज इफेक्ट तो पढ़ लिया, ये पहला था।
एक और इफेक्ट जिसको मैं बोलता हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, उसको भी देख लेते हैं। तो देखो बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग ये भी कंडक्टर के उन प्रॉपर्टीज पे बेस्ड एक और फिनोमेना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होता है, देखो हमें पता है कोई भी यदि हमने कंडक्टर लिया तो उसके इनसाइड किसी भी रीजन में, जैसे मान लो एक हॉलो कंडक्टर है, तो हॉलो कंडक्टर के अंदर आपको पता है हमेशा फील्ड क्या मिलेगी, आपको जीरो मिलेगी। मतलब मैं ये कह रहा हूँ ये पूरा भरा हुआ है, ये पूरे मेटल सा बना हुआ है, ठीक है, ये पूरे कंडक्टर का हिस्सा है, बिल्कुल पतला शीट, थिन शीट नहीं है। और ये यहाँ पे क्या है, इनसाइड एक कैविटी बनी हुई है, ठीक है। वहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मिलेगा कि नहीं, क्योंकि इसके अंदर कभी भी चार्ज तो रिसाइड करती नहीं है। और यहाँ पे आपका पोटेंशियल भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। तो इस रीजन में फील्ड तो जीरो होगी होगी, साथ में पोटेंशियल भी कांस्टेंट होगा। हाँ, यहाँ पे भी जरूर फील्ड जीरो है, क्योंकि ये भले ही मेटल का बना हो, चार्ज तो हमेशा सरफेस पे ही रिसाइड करेगा, ठीक है। चार्ज हमेशा सरफेस पे ही रिसाइड करेगा। हमने क्या करा, हमने बीच में कैविटी बना दी, ठीक है, बीच में हमने कैविटी बना दी ताकि यहाँ पे कोई, मान लो हमें फ्यूचर में अगर कुछ चीज़ रखना हो तो हम वो चीज़ रख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। क्योंकि अगर मेटल पूरा भरा हुआ है तो अंदर तो कोई चीज़ ले नहीं जा सकते हो ना। तो हमने बीच में क्या बना दी, कैविटी बना दी। अब हमें पता है इस सरफेस के अंदर जितना भी रीजन है वहाँ पे हमेशा फील्ड क्या मिलेगी आपको, जीरो, ठीक है। तो आप एक चीज़ देखो बेटा, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसी बात का फ़ायदा उठा के कोई भी ऐसा इलेक्ट्रिकल आइटम जो होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स कह लो या इलेक्ट्रिकल आइटम जो होते हैं, ऐसे इलेक्ट्रिकल आइटम जहाँ पे हम चाहते हैं कि उस पे कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आके इंटरप्ट नहीं करे। हमें पता है एयर में बहुत सारे, आपको पता है, रेडिएशंस होते हैं, है ना, ईएम वेव्स वगैरह होते हैं। तो इधर उधर के जो भी सिग्नलिंग हो रही होती है, तो वहाँ के भी कुछ रेडिएशंस जो हमारे गिवन इलेक्ट्रिक आइटम है उसको हो सकता है ख़राब कर दे। अगर बाहर से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के रेडिएशंस उसको आके इंटरप्ट करे तो हो सकता है उसकी वर्किंग को ख़राब कर दे। अगर हमें कोई ऐसा मैकेनिज्म चाहिए कि हम उसको प्रोटेक्ट कर पाए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको किसी भी कंडक्टर के अंदर एक हॉलो कैविटी बना के उसके अंदर उस चीज़ को प्लेस कर सकते हैं। जैसे देखो, इसको दोबारा बड़े अगर फिगर में बनाऊं, मान लो स्क्वायर फिगर में बना देता हूँ, स्क्वायर कह सकते हो, क्यूबिकल कह सकते हो। तो ये अगेन मैंने क्या करा, कंडक्टर के अंदर मैंने एक कैविटी बना दी। तो इसके अंदर जैसे मान लो कोई मोबाइल है, कोई मोबाइल है, मैंने इसके अंदर अपना मोबाइल प्लेस कर दिया। तो एज अ रिजल्ट होगा क्या बेटा, देखो बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ नहीं सकती, अंदर एंटर नहीं कर सकती, क्योंकि अंदर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। तो एज अ रिजल्ट बेटा, ना तो इस फोन में आपके नेटवर्क आएंगे और ना ही यहाँ से नेटवर्क बाहर जा पाएगा। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। तो इससे क्या होता है, ये एक्सटर्नल किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से सिक्योर हो गया है, हमने इसको प्रोटेक्ट कर दिया है। तो इस प्रोसेस को ही बोला जाता है, इस फिनोमेना को बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड से, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से अपने डिवाइस को क्या कर दिया, शील्ड कर दिया। इतनी बात समझ में आती है। तो ये भी इस फैक्ट पे बेस्ड है कि कंडक्टर के अंदर फील्ड हमेशा क्या होती है, जीरो। तो हमने क्या करा, बीच में थोड़ा सा हॉलो स्पेस बनाया और वहाँ पे हमने कोई भी एक ऐसा इलेक्ट्रिकल आइटम रख दिया जिसपे हम चाहते हैं कि एक्सटर्नल फील्ड इंटरप्ट ना करे। इतना क्लियर हुआ बेटा। तो यहाँ तक हमने सारे प्रॉपर्टीज को स्टडी कर ली। उस प्रॉपर्टीज के ऊपर दो फिनोमनाज और थे, कोरोना डिस्चार्ज और इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, वो दोनों भी पढ़ लिए, ठीक है। इसके बेटा पीडीएफ नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहां से भी इसको पढ़ के रिवाइज कर सकते हो। टिल देन बेटा, टेक केयर।